मेरे प्यारे छात्रों और प्रदेश के हमारे प्यारे नागरिकों, 15 अगस्त इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं कुछ गंभीर प्रश्न आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मुझे यह प्रतीत होता है कि आज जिस प्रकार से अतीत में विदेशी शक्तियों ने आकर हमें छिन्न भिन्न करने का काम किया और छिन्न भिन्न करने के बाद जिस प्रकार से हम पर वर्षों तक राज करते रहे, आज वो चुनौतियां विदेशों से न होकर हमारे देश के अंदर पैदा हो गई हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहुत से लोग इस बात की मुझसे शिकायत करेंगे कि इस मौके पर ये बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं इस उत्तराखंड राज्य के प्रबुद्ध नागरिकों के विमर्श के लिए ये प्रश्न निश्चित रूप में उनके विवेक पर छोड़ना चाहता हूं कि क्या हमें इस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उत्तराखंड राज्य एक तरफ जहां हमारा देश आज़ादी के 79th एनिवर्सरी मना रहा है, 79वां हमारा स्वतंत्रता दिवस मन रहा है, हम प्रौढ़ता की ओर देश के रूप में बढ़ रहे हैं, वहीं हमारा राज्य अभी अलग राज्य बन के 2001 से और अब तक करीब 24 वर्ष का समय एक युवा होने के कगार पर हम खड़े हैं। हम युवा अवस्था से एक पूरे बालिग होने के कगार पर खड़े हैं, लेकिन इस 24 साल में हमने ये महसूस करने की आवश्यकता है कि क्या खोया क्या पाया। कल पंचायतों के चुनाव थे और पंचायतों के चुनाव में जिस प्रकार से जो कुछ दिखा, निश्चित रूप में मैं उन बातों को इस प्रदेश के जनता के सामने और यहाँ के महान नागरिकों के सामने उनके विमर्श के लिए रखना चाहता हूँ। हमें याद किया जाता था कि उत्तराखंड ईमानदारी के लिए जाना जाता है, उत्तराखंड नैतिकता के लिए जाना जाता है। हमने कभी सोचा नहीं था हंसा धनाई जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमारे तमाम क्रांतिकारी लोगों ने जिन्होंने इस प्रदेश को एक अलग प्रदेश बनाने के लिए, एक खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि हमारे राज्य में इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी कि लोग संसाधनों को, मौकों को, अपॉर्चुनिटीज को हड़पने के लिए तन मन और धन का प्रयोग करेंगे। कभी ऐसा सोचा नहीं था। हमने सोचा था कि हम इस भावना पर आगे बढ़ेंगे, जो राज्य में राज करने वाले लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो इस भावना पर आगे बढ़ेंगे कि जितना दर्द मुझ पर होता है उतना ही दर्द हमारे प्रत्येक नागरिक पर होता है। हमने सोचा था, हमारे अतीत में हमारे क्रांतिकारियों ने सोचा था, आंदोलनकारियों ने सोचा था कि हम ऐसा राज्य बनाएंगे, लेकिन जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं निश्चित रूप में वो चिंता करने वाली बातें हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस प्रदेश के नागरिकों के विमर्श पर इस बात को रखना चाहता हूं कि इस पर विमर्श होना चाहिए। कल जिस प्रकार की बातें हुई कि गोलियां चली और उसके बाद चुने हुए प्रतिनिधि सांसद ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि गोलियां तो चलते रहती हैं। मैं समझता हूं कि हमारा राज्य, हमारा प्रदेश जो एक खुशहाल प्रदेश निश्चित रूप में बन सकता है, वो कहीं अपने रास्ते से भटक तो नहीं रहा है। इस पर विचार होना चाहिए। जिस प्रकार से हमने सुना था कि अन्य राज्य जो बदनाम हैं इस प्रकार के कृत्यों के लिए, उन बदनाम राज्यों की श्रेणी में हमारा उत्तराखंड भी आ जाएगा, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मेरे प्यारे छात्रों, मैं अपने जिंदगी का एक स्मरण आपको सुनाना चाहता हूं और ये स्मरण पूरे उत्तराखंड के जनमानस को भी सुनाना चाहता हूं। मैं 2015 में एक बार दिल्ली एयरपोर्ट से विमान से कहीं जा रहा था और विमान लेट हो गया, तो जो बोर्डिंग स्टेशन होता है, तो बोर्डिंग स्टेशन पे सब यात्री इकट्ठा हुए और विमान कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि भाई विमान में अभी 1 घंटे की विलंब है। फिर 1 घंटे मतलब ये 12 बजे का विमान का समय था, उन्होंने कहा 1 बजे विमान जाएगा। फिर 1 बजे दोबारा वहां पर लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि भाई कितना और क्या है, तो उन्होंने कहा कि और 1 घंटे का टाइम लगेगा। लोग बहुत आग बबूला हुए, तो उन्होंने समझाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का चंडीगढ़ या पंजाब कहीं दौरा था और इसलिए आप लोग जो है थोड़ा रुकिए, क्योंकि नो फ्लाई जोन हो रखा है, इसलिए विमान आने में लेट हो गया है। फिर तो लोगों ने इंतजार किया। फिर 2:30 बजे फिर लोग इकट्ठा हुए, तो लोगों के एग्रेशन को कम करने के लिए विमान कंपनी ने कहा कि उससे पहले एक नेता टाइप का आदमी वहां उनसे झगड़ा कर रहा था, बहुत दिल डॉल वाला। उसने कहा कि उसने अपना आई कार्ड दिखाया विमान कंपनी के लोगों को और उस व्यक्ति ने कहा कि देखो मैं कौन हूं, आप किसी दूसरे विमान से मेरा बंदोबस्त करिए। मैंने भी गर्दन ऊंची करके उनका कार्ड देखना चाहा, तो उसमें एक राजनीतिक पार्टी का जो चिन्ह होता है वो लगा हुआ था और मैं समझ गया कि ये सत्ताधारी पक्ष का कोई नेता होगा। वो हड़का रहा था उस विमान कंपनी के लोगों को कि मेरा दूसरा कुछ बंदोबस्त करो, पर बंदोबस्त हो नहीं पाया क्योंकि कोई विमान वहां से नो फ्लाई जोन होने के कारण उड़ ही नहीं रहा था। तो उसके बाद उन्होंने लोगों के एग्रेशन को कम करने के लिए कहा कि आप जो है
फलाने नंबर स्टॉल पे सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री भोजन की व्यवस्था है, आप तब तक भोजन करिए। उनको मालूम था कि 1 घंटा भोजन में लग जाना है और लोग बड़ी तेजी से दौड़े भोजन करने की ओर, तेजी से दौड़े। एग्रेशन आरा हो गया, झगड़ा करने वाले भोजन की लाइन की तरफ दौड़ पड़े और जो तथाकथित नेताजी थे वो भी भोजन की लाइन में दौड़ पड़े। मैं भी धीरे धीरे भोजन की लाइन में निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे से आगे 50-60 लोगों की लाइन थी। मैं 50-60 लोगों के पीछे खड़ा हो गया और वो नेताजी क्योंकि डिलडौर वाले थे वो जल्दी नहीं पहुंच पाए तो हमारे बाद पहुंचे, पर वो लाइन पे खड़े नहीं हुए। वो बिना लाइन के सीधा काउंटर पे गए और उसके डिलडौल को देख के, उसके रुबाब को देख के स्टॉल वाले ने सीधा उसको भोजन दे दिया और लाइन में खड़े लोगों ने भी कोई अपवाद नहीं किया, उनको थाली दे दी। वो लाए, वो खाए। मुझे लगता है कि तब तक हमारा नंबर आगे आ गया और 10-15 लोग आगे हमारे खड़े थे। तो जब नेताजी सीधा खाना लेने चले गए तो मेरे आगे पीछे 2-3 लोग थे, 4-5 लोग थे, वो नेताओं को गाली देने लग गए। मैं चुप रहा क्योंकि मुझसे सीधा संबंध नहीं था, पर नेताओं को गाली देने लग गए। नेता बदमाश है, नेता देश खा गए, नेता ये कर गए, नेता वो कर गए। ये देखो बिना लाइन के खाना लेने चला गया, खाना खा। अब उस व्यक्ति की उसको इतना बड़ा डिलडौल था कि उसको एक थाली में पूरा नहीं हुआ, वो दूसरी थाली के लिए चला गया। जब 10 लोग आगे थे और दूसरी थाली के लिए चला गया तो मेरे इर्द गिर्द लोग नेताओं को मां बहन की गाली देने लगे। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपकी इस बहस में शामिल हो सकता हूं। कुछ अंग्रेजी में बोल रहे थे, कुछ हिंदी में बोल रहे थे। मैंने भी अंग्रेजी में कहा कि मैं आपकी इस बहस में क्या शामिल हो सकता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल, आप क्या बोलना चाहते हैं। मैंने कहा आप जिस प्रोफेशन में होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप में उस प्रोफेशन के साथ ईमानदारी से होंगे और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो टैक्स ईमानदारी से भरते होंगे। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि कोई भी पूरी तरह से सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आप नेताओं को गाली दे रहे हैं तो आप सब नेताओं को एक जैसा मत समझिए। एक व्यक्ति ने बड़ी तैश में आकर अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मुझे दिया और मुझे कहा कि जिंदगी में कहीं भी कोई नेता आपको अगर लाइन पे खड़ा मिले तो मुझे बताइएगा। और मैंने भी तैश में अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाल के दिया। उस समय मैं कैबिनेट स्टेटस का मिनिस्टर था, बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का अध्यक्ष था, विधायक था। मैंने कहा महोदय ये देखो मैं भी नेता हूं और आपके पीछे खड़ा हूं। और तपाक से वो व्यक्ति बोला आप उत्तराखंड से होंगे। ये बोला बिना देखे हुए, आप निश्चित रूप में उत्तराखंड से होंगे। तो हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे शहीदों ने एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी कि जिसमें उत्तराखंड का नाम रोशन हो। और बड़ा अफसोस है आज कि आज हमारा उत्तराखंड उन बदनाम राज्यों की श्रेणी में जा चुका है जहां चुनाव में धन बल से, बाहुबल से, गोलियों से लोकतंत्र को कब्जा किया जाता है। मेरे प्रदेश के निवासियों, मेरे प्रदेश के सम्मानित नागरिकों, मेरे प्रदेश के छात्रों, हमने ये प्रदेश अगर इस प्रदेश को उम्दा प्रदेश बनाना है, अगर इस राष्ट्र को उम्दा राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए इस प्रदेश को उम्दा प्रदेश बनाना पड़ेगा। और इस प्रदेश को उम्दा प्रदेश बनाने के लिए जो सबसे बड़ा मंत्र है वो मंत्र ये है कि आप सबको अपने जैसे समझो। अगर दूसरे पे दर्द होता है, हम पे दर्द होता है तो दूसरे पे भी दर्द होता है। कोई चीज मुझे अच्छी लगती है तो ये चीज इस चीज पर जिसका हक है उसको भी ये चीज अच्छी लगती है। ये भावना हमारी होनी चाहिए, हमारी सहभागिता की भावना होनी चाहिए। हमारी ये भावना होनी चाहिए कि हम तय नियमों के अनुसार काम करें। आज जब देश में बड़े बड़े लोग नियमों को ताक पर रखकर अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं तो छोटा व्यक्ति भी उनका अनुसरण करते हुए इस देश को कुरेदने में लगा हुआ है। और आज हमें चिंता है इस बात की कि कहीं हम इस रूप में खोखले न हो जाएं। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं पूरे प्रदेश का कि नैतिकता जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर जनता नैतिकता को पालेगी तो इस प्रदेश के नेताओं को भी नैतिकता को पालना पड़ेगा। लेकिन अगर नेता और जनता एक होकर नैतिकता को ताक पर रख देंगे तो निश्चित रूप में मैं भविष्यवाणी भी यहां पर से करना चाहता हूं कि हमको खोखला होने से कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसलिए हमारे अतीत में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे नेताओं ने अतीत में जो उदाहरण पेश किए हैं उन उदाहरणों पर, उन परंपराओं पर आगे बढ़कर इस प्रदेश को, इस राज्य को और इस देश को मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं आह्वान आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इस मौके पर जबकि स्वतंत्रता दिवस के हम 79th वर्षगांठ को मना रहे हैं, इस मौके पर मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
मेरे प्यारे छात्रों, एक चीज को ध्यान रखना, हम संकीर्णता के चलते जिसका जिक्र डॉक्टर नेगी जी ने यहां पर किया, अतीत में गांधी जी ने इस बीमारी को इस देश से छुड़ाने के लिए उनका जीवन खत्म हो गया, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। नाथूराम गोडसे ने उनको गोली किसने मारी थी? उनका कहना यह था कि ये जात पात मिटाना चाहते हैं। आप सोचिए, आज आप पढ़े लिखे हो, उस समय हमारा देश इतना लिटरेसी रेट में इतना आगे नहीं था जितना आज है। आप पढ़े लिखे हो, ये बात सोचिए, अगर हम एक दूसरे से जाति के आधार पर भेदभाव करने लगे तो क्या ये देश इकट्ठा रह सकता है? आप अमेरिका का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अमेरिका में भी इस प्रकार का भेदभाव था पहले, वहां रंग भेद था, काले गोरे का भेद था। लेकिन जब अमेरिका को यह पता लगा कि एक बहुत से बड़े वर्ग के जो एबिलिटी है, योग्यता है, शारीरिक योग्यता, बौद्धिक योग्यता, हम उसकी योग्यता को राष्ट्र के निर्माण में इसलिए उपयोग नहीं कर रहे हैं कि हम उनसे इसलिए भेद कर रहे हैं कि ये काले हैं। जब उनको इस बात का पता लगा और उनको ये एहसास हुआ कि इनके श्रम का, इनकी बौद्धिक क्षमता का भी उपयोग देश के निर्माण में होना चाहिए, तो वहां कानून बना कि कोई रंग भेद नहीं माना जाएगा। और आज वो देश जिसने सबसे पहले इस प्रकार के भेद को समाप्त किया, वो देश आज दुनिया का अग्रणी राष्ट्र है। तो इसलिए इन भेदों को खत्म करना होगा, वादों को खत्म करना होगा। कोई बात, हमेशा मूल सही है, लेकिन उस मूल का वाद सही नहीं है। कोई जाति सही है, जाति ठीक है, अपनी अपनी जातियों में सब हैं, लेकिन उस जाति का वाद सही नहीं है। मैं जाति से, जो भी जाति का हूं, ब्राह्मण हूं, अगर मैं ब्राह्मण हूं तो ठीक है, मुझे ब्राह्मण होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवादी होने में मुझे दिक्कत है। कोई ठाकुर है, ठीक है, लेकिन उस जाति का वादी होने में, अगर वो वादी है तो वो इस देश का और इस प्रदेश का नुकसान कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए सब हम भारतीय हैं, हम कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऊंचा है तो अपने ज्ञान से हो सकता है, और वो भी तब जब उसके ज्ञान के साथ घमंड न हो। अगर ज्ञान के साथ घमंड है, हो ही नहीं सकता, ज्ञान के साथ घमंड हो ही नहीं सकता। ज्ञान और घमंड एक दूसरे के पूरक हैं। एक 12 इंच की लंबाई में अगर 7 इंच ज्ञान है तो घमंड 5 ही इंच होगा, और ज्ञान जब 8वें इंच की तरफ जाएगा तो घमंड 4 ही इंच रह जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान कम होगा, घमंड आगे बढ़ता जाएगा। एक दूसरे के पूरक हैं ये, इसलिए घमंड मत पालिए। आपने जिस दिन घमंड, अहंकार छोड़ दिया, उस दिन आप ज्ञान आगे बढ़ाते जाओगे, अपने उस स्केल में ज्ञान से उसकी पूर्ति करते जाओगे जिस स्पेस को घमंड ने छोड़ दिया है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि इस प्रदेश के निर्माण में आप, आज यहाँ पर अधिसंख्य छात्र बीएड और बीपीएड के हैं, कल आप टीचर बनोगे। आपने इस प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए मैं आपसे ये मंत्र देना चाहता हूं कि सपने देखिए, ऊंचे सपने देखिए, और उन सपनों के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करिए। और उत्तराखंड के महान नागरिकों के सामने मैंने आज इस 15 अगस्त के मौके पर जो विमर्श के लिए प्रश्न छोड़ा है, मैं निश्चित रूप में उम्मीद करूंगा कि यह विमर्श आगे बढ़ता जाए, इस पर विचार हो, और अंततोगत्वा लोग इस प्रदेश को एक सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद।